गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो अपने प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं एंड ये प्रिपरेशन के फिजिक्स के पोर्शन के चैप्टर 7 में, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को कवर करने वाले, ग्रेविटेशन फोर्स को पढ़ने वाले हैं। तो आर यू एक्साइटेड? तो लेट गेट स्टार्टेड फॉर दिस लेक्चर। नाउ ग्रेविटेशन की बात किया जाए तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है, डायरेक्ट इसकी स्टेटमेंट पूछ ली गई है, व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इट स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स पे तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अंडरस्टूड? जो पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है दैट इज F12 और जो दूसरा बॉडी पहला बॉडी पे फोर्स लगाता है दैट इज F21 और दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रॉम द स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडीज मीन्स M1 into M2 and it is directly proportional to 1 by r का square। r is the distance between the two bodies। okay, then इन सबको एक साथ लिख के रखो, दैट इज F is directly proportional to M1 M2 अपॉन में r का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, वंस यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन तो क्या होगा, G आएगा। और G क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट का मान क्या है, 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी इज द फोर्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इस ग्रेविटी के कारण जो अर्थ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही ग्रेविटी का मान एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज G बराबर Gm अपॉन में r का स्क्वायर। अब तुम बोलोगे यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का मास क्यों नहीं है, क्योंकि अर्थ के मास के एज पर जितने भी बॉडीज अर्थ पे है उसका मास उसके अकॉर्डिंग नेग्लिजिबल कंसिडर्ड किया जाता है, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे अर्थ का मास और उसका रेडियस रखा है। दूसरा बात कि मून पे इस ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/6 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ, दैट वाज GE अपॉन में 6। What are the factors which are affecting G? क्या क्या फैक्टर्स G को अफेक्ट कर रहे हैं? देखो, G को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स 4 होते हैं। एक, अगर बॉडी कोई h डिस्टेंस अवे रखा हुआ है अर्थ से तो उसमें ये GH जो यहाँ पे है ग्रेविटी की वैल्यू और GS जो सरफेस पे है ग्रेविटी की वैल्यू, तो ये GH का मान GS इंटू 1 - 2h अपॉन में r होता है। अंडरस्टूड? उसके बाद केस नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट h डिस्टेंस जो है अंदर होगा अर्थ के सरफेस से तब, यानी कि डेप्थ पे होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे GH की वैल्यू क्या होगी, दैट वाज जो सरफेस पे ग्रेविटी है 1 - d अपॉन में r। अंडरस्टूड? नाउ अब जब भी ऑब्जेक्ट यानी कि अर्थ, अच्छा एक और चीज़ कंक्लूजन पार्ट पढ़ लो, इससे वैसे तुम समझ जाओगे, लेकिन अगर हाइट पे जाता है ऑब्जेक्ट, अगर हाइट पे जाता है ऑब्जेक्ट तो ग्रेविटी घटती है विथ इंक्रीजिंग हाइट। अंडरस्टूड? ग्रेविटी घटेगी अगर हाइट बढ़ेगी, जितना दूर लेते जाओगे ऑब्जेक्ट को, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का, उतनी ग्रेविटी घटेगी। साथ ही साथ डेप्थ का केस में भी यही होता है, ग्रेविटी घटती है हाइट के साथ। अंडरस्टूड? ग्रेविटी घटती है हाइट घटने के साथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या? ग्रेविटी घटती है हाइट घटने के साथ। अब रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में इन्वर्सली हो जाता है कि अगर अर्थ की स्पीड ज़्यादा हुई, अर्थ की ओमेगा, जिस ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है उस ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी अगर ज़्यादा हुई तो ग्रेविटी की वैल्यू घट जाती है। समझ आया? अब द फोर्थ केस ड्यू टू इट शेप, हम जानते हैं अर्थ का शेप जियोइड होता है, ठीक है। जियोइड मीन संतरा टाइप का, ऊपर से चिपटा होता है। तो पोलार पे क्या होता है, पोलार का रेडियस जो है वो छोटा होता है किससे, इक्वेटोरियल का रेडियस पे। और अगर रेडियस घटा दो, देखो G बराबर Gm अपॉन में r का स्क्वायर, और r अगर घटा दो तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। दैट मीन्स पोल्स पे क्या हो जाएंगे, ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएंगे, रेडियस अगर यहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्रेविटी की वैल्यू घट जाएगी। यहाँ पे शायद थोड़ा मिस्टेक हो गया है फॉर मी, सॉरी फॉर दिस, कि अगर यहाँ पे रेडियस जो है पोलार पे, अगर रेडियस जो है पोल्स पे अगर घट रही है तो ग्रेविटेशनल वैल्यू जो होगी पोल पे वो बढ़ेगी,
और साथ ही साथ अगर ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटोरियल पे यानी कि रेडियस की वैल्यू इक्वेटोरियल पे बढ़ रही है तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू घटेगी। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हर चीज़ में ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट डेप्थ के केस में उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अगर डेप्थ पे जा रही है मतलब हाइट घट रही है तो ग्रेविटी की वैल्यू भी घटती है, ठीक है। और हाइट बढ़ रही है तब भी ग्रेविटी की वैल्यू घटती है, ओमेगा बढ़ रहा है तब भी ग्रेविटी की वैल्यू घटती है। और साथ ही साथ अगर रेडियस बढ़ रहा है तो ग्रेविटी की वैल्यू घटती है, क्योंकि ग्रेविटी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब आ जाओ आगे। ये 4 केस पढ़ने के बाद द फैक्टर्स अफेक्टिंग जी, एक ड्यू टू हाइट, एक ड्यू टू डेप्थ, एक ड्यू टू शेप और एक ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी। केपलर लॉ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 केपलर लॉ होता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ पीरियड। ये तीनों लॉ में से पहला लॉ क्या कहता है कि प्लैनेट जो है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, सन के अराउंड घूमता है। और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो सन का सेंटर है वो 2 जगह होता है, मीन्स फोकी आ रहा है 2 प्लेस। जो फोकी है जहाँ पे सन स्टेबलिश होता है वो 2 जगह होता है। तो प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट और सन इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द 2 फोकी, पहला लॉ। दूसरा लॉ बोलता है लॉ ऑफ एरिया। जब भी कोई प्लैनेट सन के अराउंड क्या करता है, चक्कर मारता है, और वो अगर एक फोकी पे प्लेस्ड है तो उसका जो एरिया P1 से लेके P2 तक कवर हुआ है उतना ही एरिया P3 से लेके P4 तक कवर होने पे कवर्ड हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले लग रहा हो दिस एरिया इज कवर्ड हायर देन दिस, बट दिस इज इक्वल एज पर द लॉ ऑफ एरिया जो केपलर ने दिया है। इक्वल एरिया स्वीप्ड बाय एन प्लैनेट अराउंड द सन इन इक्वल टाइम। अगर यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगा है और यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगा है तो चाहे जितना भी बड़ा एरिया दिख रहा हो दोनों का एरिया कवर्ड सेम होगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ पीरियड टाइम का है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जो टाइम है रिवॉल्यूशन का एक प्लैनेट के द्वारा वो डायरेक्टली उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। एस्केप वेलोसिटी की बात किया जाए, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर जाना है तो अर्थ से बाहर जाने के लिए उसको जितनी वेलोसिटी की ज़रूरत है जिससे वो इस ग्रेविटी को पार कर दे, अर्थ की ग्रेविटी को पार करके बाहर चले जाए और वापस नीचे गिर के ना आए, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। जैसे बॉल फेंको तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर उस बॉल को इतनी वेलोसिटी दे दो कि वो उस ग्रेविटी को पार करके बाहर चले जाए, दैट मीन्स दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस सो इट escape फ्रॉम अर्थ, दैट इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला √2gr होता है। अर्थ पे इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और मून पे 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो सोचो रॉकेट जब अर्थ की सरफेस से बाहर जाता है तो उसको इतनी स्पीड से भेजी जाती है, वेलोसिटी से भेजी जाती है। 2 तरीके के सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, एक हो गया जियो सिंड्रोम और जियो स्टेशनरी। ये जो सैटेलाइट है वो इक्वेटोरियल पे घूमता है अर्थ के रोटेशन के साथ, टाइम भी उतना ही लेता है। ये अर्थ के रिस्पेक्ट पे रेस्ट है। साथ ही साथ ये ओमेगा, जो अर्थ जिस ओमेगा के साथ घूमता है उसी ओमेगा के साथ ये सैटेलाइट्स भी घूमते हैं। ये 36,000 किलोमीटर प्लस हाइट पे है और इनका टाइम पीरियड जितना अर्थ को एक राउंड लगाने में लगता है 24 घंटे, उतना इसको भी लगता है। ये क्या क्या करने में हेल्प करता है और उसको क्यों स्टेबलिश किया जाता है, वेदर को फोरकास्ट करने में टीवी, रेडियो और जीपीएस जो चलता है वो इसी की मदद से चलता है, बॉर्डर के सर्वाइलेंस के लिए और इलीगल माइनिंग के लिए, ठीक है। वाइल पोलर पे जो सैटेलाइट प्लेस्ड किए जाते हैं वो 800 किलोमीटर प्लस के हाइट पे होते हैं। उनको जो है पूरे दोनों पोल्स को कवर करके एक राउंड कंप्लीट करने में लगभग 84 मिनट लग जाता है और वो रिवॉल्यूशन में पूरे पोल्स को कवर करते हैं, दोनों पोल्स को कवर करते हैं। ये हमें क्लाइमेट चेंज में, ओशियनिक डिस्टर्बेंस में, स्पाइंग में और टेक्टोनिक शिफ्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या तुमको पढ़ना था और क्या क्या तुम्हें मैंने पढ़ाया। सारे फॉर्मूलाज
गेट बाय हर्ट कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट्स चाहिए तो कमेंट डाउन कर लो, मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या, जिसमें हमें पता चला फोर्स m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, जी आता है यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसका मान 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो ऑन द सरफेस है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी फॉर्मूला Gm/r² है। फिर मून पे इसी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/6 टाइम्स हो जाती है। क्या क्या फैक्टर्स ग्रेविटी को अफेक्ट करता है, एक ड्यू टू हाइट बढ़ाने से ग्रेविटी घटती है, इसका फॉर्मूला Gh = Gs1 - 2h/r है। साथ ही साथ डेप्थ के साथ अगर नीचे जा रहे हो उस केस में जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी घटती है। मीन्स इफ़ यू आर डिक्रीजिंग द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन ऑल्सो द ग्रेविटी विल बी डिक्रीज। साथ ही साथ इसका फॉर्मूला ग्रेविटी एट द डेप्थ बराबर ग्रेविटी एट द सरफेस इंटू 1 - d/r। केस नंबर 3, जब अगर जितनी ओमेगा से अर्थ रोटेट कर रहा है अगर वो ओमेगा बढ़ गई तो ग्रेविटी घटेगी। शेप की बात किया जाए तो जहाँ पे रेडियस बढ़ गया, वेयर द रेडियस इंक्रीजेज ग्रेविटी विल डिक्रीजेज बिकॉज ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो रेडियस घटेगी। पोल की रेडियस छोटी होती है तो ग्रेविटी ज़्यादा होती है, और इक्वेटोरियल पे रेडियस कम होती है, ज़्यादा होती है, दैट मीन्स ग्रेविटी कम होती है। अब इसके बाद आते हैं केपलर्स लॉ पे। केपलर साहब ने 3 लॉ दिया था। लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें बताया था प्लैनेट्स एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, जिसमें वन ऑफ द फोकी पे सन क्या होता है, स्टेबल होता है। लॉ ऑफ एरिया बोलता है इक्वल एरिया स्वीप्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय द प्लैनेट अराउंड द सन। थर्ड, कि जो टाइम पीरियड है थ्रू विच द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होता है जिससे एक बॉडी को प्रोजेक्टेड किया जाए सो दैट इट एस्केप द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो वी एस्केप की फॉर्मूला √2gr होती है। इसका अर्थ पे वैल्यू 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है, सॉरी। और मून पे इसकी वैल्यू 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 2 टाइप के सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, जियो सिंड्रोम या जियो स्टेशनरी या फिर पोलर। जियो सिंड्रोम जियो स्टेशनरी अर्थ के रिस्पेक्ट पे रेस्ट होता है, ओमेगा सेम विद द अर्थ के साथ रिवॉल्व करता है, और 36,000 किलोमीटर प्लस हाइट के में प्लेस्ड होता है, और टाइम पीरियड 24 घंटे लगता है। इसको वेदर फॉरकास्टिंग, टीवी, रेडियो या जीपीएस, सर्वाइलेंस ऑफ बॉर्डर या इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोलर का इस्तेमाल जो है वो क्लाइमेटिक चेंज, ओशनिक डिस्टर्बेंस, स्पाइंग और टेक्टोनिक शिफ्ट के लिए किया जाता है। इसको एक रिवॉल्यूशन मारने में 84 मिनट लगता है, और ये एक रिवॉल्यूशन में बोथ पोल्स को कवर करता है, और ये 800+ किलोमीटर की हाइट पर रखा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। Thank you for watching my video. I hope you like and your revision is going well with my videos. Please like and subscribe my channel.